कल्पेश और भावना की शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे। कल्पेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करता था और भावना घर संभाला करती। हालांकि भावना एक गांव की पृष्ठभूमि से थी और कल्पेश शहर में पला बड़ा था। दोनों की संस्कृति में काफी भिन्नता थी, फिर भी भावना ने बहुत अच्छे से घर को संभाल रखा था। दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ महीनों से कल्पेश भावना को किसी बात के लिए चिंतित रहने लगा और चिंता का विषय ये था कि भावना दिन ब दिन अपनी सुनने की क्षमता खो रही थी। एक दिन की बात है जब कल्पेश सामने के कमरे में बैठा हुआ था और उसने भावना से एक कप चाय के लिए पूछा। भावना, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना देना। भावना इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती। कल्पेश फिर से जरा ऊंची आवाज में कहता है, भावना, भावना, अरे सुनती हो? जरा मेरे लिए एक कप चाय बना देना। भावना फिर भी कोई जवाब नहीं देती। कल्पेश अपनी जगह से उठा और किचन की ओर जाता है और चाय के लिए पूछता है। भावना थोड़ा हैरान हो जाती है। बस 5 मिनट रुक जाओ, अभी बना देती हूँ। इस घटना के कुछ दिन बाद कल्पेश को एक हफ्ते के लिए किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। वापस आने के बाद कल्पेश ये निर्णय लेता है कि वो यह पता लगाएगा कि भावना की सुनने की क्षमता कितनी हद तक कम हो चुकी है। कल्पेश ने भावना को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसने इस विषय पर चर्चा करना ठीक समझा। उसकी सुनने की क्षमता किस हद तक कम हो चुकी है ये जानने का एक आसान तरीका डॉक्टर ने कल्पेश को बताया। डॉक्टर से मिलने के बाद कल्पेश सीधा घर पहुंचा और अंदर पहुंचते ही उसने भावना को आवाज लगाई। भावना, ओ भावना, कहाँ हो? देखो मैं घर आ गया। भावना किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। कल्पेश ने मुख्य दरवाजे पर आकर फिर से पूछा, भावना, आज खाने में क्या बनाया है? कल्पेश एकदम हैरान रह गया। भावना की ओर से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वो एकदम शांत थी और अपना काम कर रही थी। कल्पेश अपने कमरे में गया और फिर पूछा, भावना, मैं आ गया। आज खाने पे क्या बनाया है? कल्पेश जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर से भावना को पूछा कि आज खाने पे क्या बनाया है। फिर से कोई जवाब नहीं आया। कल्पेश ने अपना चेहरा धोया और किचन की ओर बढ़ा और फिर से वही सवाल किया। भावना की सुनने की क्षमता कितनी कम हो चुकी है ये जानने के लिए वो बार बार एक ही सवाल कर करके थक चुका था, पर उससे कोई जवाब सुनने नहीं मिला। इसके बाद कल्पेश सीधा किचन में गया और भावना से पूछा, भावना, आज खाने पे क्या बनाया है? भावना एकदम गुस्सा होके बोली, कल्पेश, अभी तक मैं तुम्हें 8 से 10 बार बता चुकी हूँ कि आज राजमा चावल बनाया है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कल्पेश एकदम निशब्द होकर रह गया और उसे इस चीज का एहसास हो गया कि सच्चाई जाने बिना किसी भी निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए या किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। एक बार की बात है, शांतिनगर नाम के एक छोटे से शहर में दयानंद चेतावनी जी अपनी समोसे और कचौरी की छोटी सी दुकान चलाते थे। परंतु दयानंद एक आलसी किस्म के व्यक्ति थे। ज्यादातर वो अपनी दुकान नौकर के भरोसे छोड़ दिया करते। उनसे ज्यादा मेहनत ना होती। भोजन करके आराम करना यही उनका नित्य कर्म बन चुका था। उनकी इस आदत से पत्नी प्रमीला भी बहुत परेशान थी। जब प्रमीला उनसे किसी चीज की मांग करती तो वो अपना कुछ तर्क वितर्क लगा के उसे टाल दिया करते। बहुत दिनों से प्रमीला की एक इच्छा थी, दयानंद उसे एक सुंदर सा सोने का हार बनवा के दे। लेकिन दयानंद
ये ना कहते कि उनके पास पैसे नहीं है। पत्नी के सामने उनका प्रभाव जो कम हो जाता। और वो ये तर्क देते हैं। देखो प्रमीला, मुझे तुम्हें हार दिलाने में कोई परेशानी नहीं, परंतु तुम ही सोचो, वो लेने से क्या फायदा। सब मिलावट का जमाना है। आजकल अच्छा सोना कहाँ मिलता है, और घड़ाई मड़ाई के पैसे अलग। और वैसे भी घर में सोना रखना यानी लुटेरों को दावत देना है। थोड़ी देर की साज सज्जा के लिए किसी प्रकार का संकट क्यों मोल लेना। इस तरह दयानंद प्रमीला को बहला फुसला लेते हैं और अपनी युक्ति में कामयाब हो जाते। बेचारी प्रमीला उनके ये तर्क कभी समझ नहीं पाती और चुपचाप रह जाती है। एक दिन जब दयानंद अपनी दुकान से वापस आए तो देखा कि प्रमीला के गले में एक चमचमाती सोने की चैन पहनी हुई है। प्रमीला के गले में वह बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। उस पर दयानंद प्रमीला से पूछते हैं, प्रमीला, ये सोने की चैन कहाँ से ले आई? जी हमारे पड़ोस में मिसेस दुबे रहती है ना, उनकी है। मुझे बहुत पसंद आई तो दे दिया कुछ दिन तक पहनने के लिए। वैसे उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, और हाँ, मन की बहुत अच्छी है वो। प्रमीला, ऐसे ही किसी से इतनी महंगी वस्तुएं मांगकर नहीं लाते। लोग क्या कहेंगे? ऊपर से जोखिम वो अलग। देखिए जी, सभी महिलाएं पहनती है, मेरा भी मन करता है मैं ऐसा करूं, पर आप तो मुझे लेकर देंगे नहीं, तो फिर मैं क्या करती। प्रमीला की ये बातें सुनकर दयानंद के आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन जब दयानंद दोपहर को अपनी दुकान से वापस आते हैं तो देखते हैं कि प्रमीला अपने सर पे हाथ धरे रोनी सुनत करके घर के कोने में बैठी हुई है। क्या हुआ प्रमीला? ऐसी रोनी सूरत लेकर क्यों बैठी हो? क्या कहूँ जी, आज सुबह मैं सब्जी और कुछ घर का सामान लाने बाजार गई थी। लौटते वक्त सुनसान गली देखकर दो चोर मेरी सोने की चैन छीनकर भाग गए। प्रमीला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, और चैन पहनकर बाजार में जाने की जरूरत क्या थी? घर पर ही रख कर जाती। पर तुम्हें तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ था चैन पहनने का। अब अपने किए का फल तुम खुद ही भुगतो। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब ये सोचो, उनसे क्या कहोगी? उनकी चैन वापस कैसे करोगी? कह दूंगी चोर छीनकर ले गए, और वो क्या मेरी जान ले लेगी? अब क्या उसके लिए मैं किसी और के यहाँ डाका डालूं? देखो प्रमीला, उनकी चीज तुम्हारे वजह से गई है। तुम्हारे साथ क्या हुआ इससे उन्हें क्या? अब उनका नुकसान तो हमें भर के देना ही होगा। अब इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? पूरे 10 तोले की चैन थी। अब कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। हे भगवान, ये कैसी विकट परिस्थिति आन पड़ी है। मेरी थोड़ी सी खुशी को भी किसी की नजर लग गई। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुभ गई खेत। अब ये रोना धोना बंद करो और चुप हो जाओ, और मिसेस दुबे से कह देना कि चिंता ना करे, उनकी चीज सही सलामत वापस मिल जाएंगी। हम पर भरोसा रखे। अब दयानंद बड़ी सोच में पड़ गए कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, जल्द से जल्द इतना पैसा कैसे जुटाया जाए। दयानंद अब जल्दी ही सुबह उठ जाते और अपनी दुकान संभालते और देर रात तक अपनी दुकान चलाते। अब उन्होंने आलस को त्याग दिया था। पहले वो सिर्फ समोसा और कचौरी ही बनाया करते, पर अब उन्होंने मिठाई, फरसान, जलेबी ऐसे अन्य पदार्थ भी दुकान में शामिल कर लिए, जिसे उनकी ग्राहकी और भी बढ़ गई। वह दिन रात की दौड़ धूप का असर उनके शरीर पर साफ झलक रहा था। ये देखकर प्रमीला को खुद पर बड़ा क्रोध आता और सोचती बिन वजह उसने मुसीबत मोल ली। ऐसे ही देखते देखते 3 महीने गुजर गए और एक दिन दयानंद रात को अपनी दुकान बंद करके घर आए और एक गोल डिबिया निकालकर प्रमीला के सामने रख दी।
और कहने लगे, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। प्रमीला ने डिबिया खोली तो उसमें से चमचमाती सोने की चैन थी। उसकी चमक और बनावट देखते ही बनती थी। वो देखकर प्रमीला खुशी से फूले नहीं समा रही थी और तभी प्रमीला अपनी प्यार भरी नजरों से दयानंद की ओर देखकर कहती है, क्यों जी, ये तुम अपने खुशी से दे रहे हो या मन में कोई नाराजगी है? हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो भरकर तो देना ही पड़ेगा। अब नाराज होकर दूं या खुश होकर क्या फर्क पड़ता है? अब सुनो जी, आपने इतनी सुंदर चैन बनवाई है, इसे तो मैं आपकी निशानी समझ के ही रखूंगी। तो क्या मिसेस दुबे को देने के लिए मुझे फिर से नई सोने की चैन बनवानी पड़ेगी? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल वो चैन कोई चोरी वोरी नहीं गई थी, वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच। वरना ऐसे तो आप मुझे इस प्रकार का कोई उपहार देने से रहे। तो तुम मुझसे अटखेली कर रही थी। पता है, इसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे मेरे आराम की जिंदगी का त्याग करना पड़ा। पर सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी आलसी प्रवृत्ति से बाहर निकल पाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।